लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक मीन तक कर लिया था, उसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन ये था, अगर मैं बोलता हूँ कि अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं ए और बी के बीच में, तो ये A1 से लेके AN तक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे तो कॉमन डिफरेंस जो हमें चाहिए होगा उसका फॉर्मूला आया था माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर, अरिथमेटिक मीन कितने इंसर्ट करने, एन। तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा अरिथमेटिक मीन्स और पूरा जो एपी बना, रिजल्टिंग एपी बनेगा, उसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा क्या होगा, बी माइनस ए कर दोगे डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। जितने अरिथमेटिक मीन चाहिए उससे एक ज्यादा। ये तो फॉर्मूला है आपका, डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जब आप एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो। उसके बाद सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। एन फिर से वही, कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, ए और बी पहली और आखिरी टर्म डिवाइडेड बाई टू। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है 101 मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 99, देन दे सम। देखो n दिया हुआ है 101, पहली टर्म दी हुई है a, लास्ट टर्म दी हुई है 99, तो सम का फॉर्मूला लगाना है n बाई टू इंटू ए प्लस बी। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना, इसी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहे हैं इंसर्ट 20 अरिथमेटिक बिटवीन 4 एंड 67। 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने मतलब a1 a2 a3 अप टू a20। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, d चाहिए होगा। d निकाल लोगे पहले आप, क्या b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन करके, ये निकालेगा आपका कॉमन डिफरेंस जो अरिथमेटिक मीन के बीच में चाहिए। a, फिर यहाँ पे आता है a1, फिर चलता जाएगा, फिर क्या आएगा a20, फिर आएगा b। तो आप क्या है, a पता है आपको, a1 निकाल सकते हो क्योंकि उसके अंदर a यूज होगा और ये d यूज होगा। a1 का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होगा, a प्लस डी। ऐसे आप सारे निकाल सकते हो, फिर a2 निकाल सकते हो, अप टू a20 निकाल सकते हो, ये सब निकल जाएगा। चलो देखो फटाफट, देखो डी निकाला, उसने फिर अरिथमेटिक इंसर्ट डाल दिया। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट। कह रहे पी ए एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41, और कह रहे कि a3 अपॉन ए पी माइनस वन इज इक्वल टू 2/5। फाइंड p, p की वैल्यू निकालो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकालो। a3 ए पी माइनस वन इज इक्वल टू 2/5, फाइंड p। किसी का आंसर आया, तुषार का आंसर आया, अभी बाकी सब भी करो फटाफट। देखो a3 क्या होगा, a3 को क्या लिख सकते हो, a3 को लिख सकते हो a प्लस टू डी, a प्लस टू डी। ए पी माइनस वन को क्या लिख सकते हो, ए पी माइनस वन को लिख सकते हो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। और ये दोनों की रेशियो दे रखी है 2/5। ए की वैल्यू हमें पता ही है, ठीक बात। तो आप कर सकते हो इसको आगे। आपको मैं दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन जिससे आपको समझ आए। देखो पहले तो डी निकाल लिया, आपको बी पता था, ए पता था, और पी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें तो डी कितना होता है, बी माइनस ए अपॉन पी प्लस वन। तो डी का 36 अपॉन पी प्लस वन। ठीक, उसके बाद ये वाली चीज यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था a3 और ap माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखो, a3 और ap को लिखा मैंने, ये रेशियो आ गई, रेशियो आ गई, मैंने d की वैल्यू पुट करी, इसको सोल्व किया, पूरा सोल्व करा, d का आंसर 11 आया। ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस थी, दो फॉर्मूले यूज करें, एक तो डी वाला जो मैंने आपको बताया ही है, साथ में a3 हमें क्या होता है, ap माइनस वन हमें पता है क्या होता है, वो चीज यहाँ पर पुट कर दी। a की वैल्यू हमें पता है 5 है, डी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी, पूरी इक्वेशन पी की टर्म्स में आ जाएगी, और सोल्व करोगे तो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सोल्यूशन आपके पास है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। पी की वैल्यू सोल्व करी तो 11 आया। एक और मेथड भी है, उसको पढ़ना। नेक्स्ट एक बार चैट पे देखें, रिस्पॉन्स आया कुछ बच्चों का। हाँ, आर्यन तुषार दोनों का 11 आंसर आया है, बाकी सब भी फटाफट करो भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स आर इन एपी। इसके रूट्स क्या होने चाहिए एपी के अंदर, ठीक। अब क्यूबिक है, ये क्यूबिक है तो रूट्स कैसे लेट करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, वो सब यूज करेंगे, वही यूज किया होगा देखो। और सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड टेकन थ्री एट अ टाइम यूज करेंगे। देखो ए प्लस डी, ए प्लस डी रूट्स माना, सम ऑफ रूट्स लगाया, सम ऑफ रूट्स लगा के क्या किया, देखो अब क्या करना था, फाइंड दी कंडीशन निकालनी थी। पी क्यू और आर में एक रिलेशन लेके आना है अपने को, पी क्यू आर में एक रिलेशन लेके आना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फाइंड दी कंडीशन सच दैट रूट्स इसमें एपी में, तो हमने 3 रूट मान लिए एपी में, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो सम ऑफ रूट लगाया, सम ऑफ रूट लगाया तो क्या हुआ, ए की वैल्यू आ गई पी बाय, ठीक। तो इस इक्वेशन के तो रूट्स 3 है, एक ए भी रूट है, एक ए भी रूट है और एक ये भी रूट है, और ए की वैल्यू क्या आ गई अपनी पी बाय 3 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई बाय 3। अब ये ए है जो रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप ये वाली चीज इसमें पुट कर दोगे और सारी इक्वेशन पी क्यू आर की टर्म्स में बन जाएगी, जैसे ये बन गई है। तो पी क्यू आर के हमें एक रिलेशन चाहिए था, कंडीशन चाहिए थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो मतलब आपको बस यही पता होना चाहिए था कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए वाला फॉर्मूला लगाना है, रूट जो आएगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आना चाहिए था लगाना। ये देखो सोल्यूशन किया तो एक कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई, ठीक। तो दे सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइज द गिवन क्वेश्चन व्हेन द रूट्स आर इन एपी। तो ऑप्शंस के अंदर एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसको आप सिलेक्ट करोगे और ठीक करोगे। अच्छा एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये आप लोग अब खुद कर लेना, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके अंदर जितनी भी चीजें करी थी वो आप ध्यान से देखना, नोट्स रिवाइज करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखो क्या होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था कि पहली टर्म थी ए, दूसरी टर्म थी ए प्लस डी, अगली टर्म थी ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, इस तरीके से था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपना। तो कॉमन डिफरेंस एक एक बढ़ता जाता है, डिफरेंस सेम रहता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड करते हैं आगे वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से, फिर उससे आगे वाली को उससे पिछली वाली से। मान लो ये पहली टर्म दी हुई है T1, अगली दी हुई है T2, अगली दी हुई है T3। करना क्या है, T2 को T1 से डिवाइड करो, T3 को T2 से डिवाइड करो, तो इन दोनों की रेशियो क्या आएगी सेम। इस रेशियो को क्या बोला जाता है, कॉमन रेशियो, ठीक। लेट कैसे करोगे, पहली टर्म मान लोगे ए है, अगली टर्म क्या मान लोगे ए इंटू आर, ए इंटू आर। देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो कितनी आएगी, ए आर अपॉन कितनी रेशियो आई आर, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो फिर से रेशियो कितनी आएगी आर। अब ध्यान से नोट करने वाली बात क्या है, पहली टर्म में आर की टर्म नहीं है, के अंदर आर वाली टर्म है, ये T2 है, ठीक है T2, दूसरी टर्म को क्या बोलेंगे T2, आर की पावर कितनी है 1, ये वाली कौन सी टर्म है T3, आर की पावर कितनी है 2। देखो तीसरी टर्म में आर की पावर 3 से 1 कम होती है, तो ये क्या हो जाएगा Tn, ये क्या हो जाएगा Tn में क्या लिखोगे a इंटू आर, आर की पावर क्या होगी n से 1 कम, यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या होगा 1 कम। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया जीपी का, जीपी का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ये वाली टर्म टी आर इज इक्वल टू, ठीक है टी आर जनरल टर्म, जैसे एपी में लिखते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जीपी में ये लिखा जाता है, ठीक। अच्छा टी एन को ये भी लिख सकते हो, टी एन ये भी हो सकता है, रीजन टी एन माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन की वैल्यू होगी ए आर एन माइनस टू। जब ए आर एन माइनस टू आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर कितना, आर की पावर एन माइनस वन, तो वो ये वाली चीज बन जाएगी। तो आगे वाली टर्म और पिछली वाली टर्म में जो कॉमन रेशियो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे पहली में आर मल्टीप्लाई किया तो दूसरी टर्म, दूसरी में आर मल्टीप्लाई किया तो तीसरी टर्म, तीसरी में आर मल्टीप्लाई करेंगे तो चौथी, और तो ऐसी टी एन माइनस वन में आर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एन। तो जीपी की ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। इन्हें जीपी T3 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, T6 दिया हुआ है, तो मतलब ए आर की पावर 5 माइनस 1/4 दिया हुआ है। इन दोनों को सोल्व करके करोगे आर की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आप लोग कर लेना।
दो इक्वेशन बन गई ए और आर में, सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। उसने क्या पूछा, T10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इंटू आर की पावर 9। ए की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है, काम बन जाएगा T10। नेक्स्ट, अब सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला देखो, दिया हुआ है मतलब n टर्म्स का सम कोई दिक्कत नहीं सम में, पहली टर्म a, अगली ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, आखिरी क्या है ए आर एन माइनस वन। याद करो जब एपी का हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या लिखा था, पहली और आखिरी का सम सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करेंगे तो उसका सम भी सेम होता है, तो उल्टा लिख दिया था फिर ऐड करा। जीपी के अंदर क्या करेंगे हम, एपी में क्या किया था, सीधा लिखा फिर उल्टा लिखा, ऐड करा तो फॉर्मूला बना था। इसके अंदर क्या करेंगे, एस एन लिखो की पूरी इक्वेशन को, पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर से। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपके सामने बन गई, एस आर से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, आर इंटू एस एन। ए को आर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ए आर, ए आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ए आर स्क्वायर, फिर आर ए आर स्क्वायर को किया तो ए क्यूब, ऐसी ए आर की पावर एन माइनस वन को किया तो ए आर एन। ऐसे बन गया जब पूरी एस एन को हमने क्या मल्टीप्लाई किया, आर से। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब दो बन गई, क्या करो, दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दो, सेपरेट कर दो, एस एन माइनस आर एस एन, एस एन माइनस आर एस एन। ठीक, अब होगा क्या, देखो ये ए आर से ए आर कट जाएगा, ए आर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ऐसी ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कट जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन से ए की पावर आर एन माइनस वन कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए बचेगा, ए की पावर आर एन बचेगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आ गया ए माइनस ए आर की पावर एन। ठीक, यहाँ से एस एन कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, वन माइनस आर को इसके नीचे ले गए, फॉर्मूला बन गया एस एन ए की पावर आर वन माइनस एन अपॉन वन माइनस आर। चैट पे बताओ इतना समझ आ रहा है, यस और नो, फटाफट। ठीक है, तो ये चीज आ गई। उसके बाद ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसका फॉर्मूला है, एन टर्म्स के सम का। किसका, अगर जीपी की एन टर्म्स दी हुई है और उसका सम निकालना है, आर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आर ग्रेटर देन हो जाए, आर लेस देन वन हो जाए, पर ध्यान रखना है आर जीरो नहीं होना चाहिए, आर जीरो नहीं होना चाहिए। आर जीरो का कोई मतलब, सॉरी, आर कॉमन रेशियो जीरो तो होती नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, आर इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। आर अगर वन हुआ तो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, वन माइनस वन। आर इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि आगे की टर्म पिछले की टर्म को डिवाइड किया तो वन आया, मतलब दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है। तो एग्जांपल जैसे टू, 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 फिर ये टू, इन सबको ऐड करना है। देखो ध्यान से देखो, कॉमन रेशियो कितनी है, वन, तो ये फॉर्मूला इस पे नहीं लगाओगे। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, आर या वन से बड़ा हो या फिर आर वन से छोटा हो, आर इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। साथ में आर इक्वल टू जीरो भी चीज कुछ नहीं होती। आर अगर जीरो होगा तो जीपी बनेगा ही नहीं, आर अगर जीरो हुआ तो जीपी बनेगा ही नहीं, क्योंकि भाई अगली को पिछली से डिवाइड करो और जीरो आ जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाली टर्म जीरो है, फिर इसको इससे डिवाइड करो तब भी जीरो है, मतलब ये भी जीरो है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। तो आर इक्वल टू जीरो तो जीपी में कोई मतलब नहीं होता। और जब आर इक्वल टू वन होगा, जब आर इक्वल टू वन होगा फॉर्मूला नहीं लगाओगे। आर इक्वल टू वन माने सारी टर्म सेम, तो सारी टर्म सेम है तो इसको तो वैसे ही हम बता देंगे इसका सम कितना आएगा। अगर टू एन टाइम्स लिखा हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा, टू एन। फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस फॉर्मूले को लगाते हुए ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी मतलब, इनफाइनाइट जीपी मतलब जो एन टर्म्स बोल रहा था मैं कह रहा हूँ वो एन नहीं है। अब एन क्या होगी, बहुत सारी टर्म्स होगी, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इनफाइनाइट टर्म्स जा रही हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ तक जाएंगी, वो चलती जाएंगी, रुकेंगी नहीं। ठीक है, अब उसके लिए चैट पे मैसेज आया। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब जो टर्म्स बहुत सारी है, अनगिनत है टर्म, तो हम क्या करेंगे, एन मतलब क्या हो रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन क्या हो रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जो आर है अपना, आर क्या है, कॉमन रेशियो। अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी हुई, इन केस फॉर एग्जांपल टू, ठीक, अब ध्यान से देखो, एन तो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, और फॉर्मूले में एक टर्म है आर की पावर एन। एन अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है और आर अगर वन से बड़ा है, जैसे टू, तो टू की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा ये तो टू की पावर इन्फिनिटी तो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो
तो सम कितना हो जाएगा? देखो a अगर छोटी सी टर्म भी है, 1 माइनस आर भी छोटी सी टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो आंसर कहाँ टेंड करने लग जाएगा? इनफाइनाइट पे टेंड करने लग जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा आंसर। तो इसलिए आर की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। सिमिलरली आर की वैल्यू -1 छोटी भी नहीं हो सकती, आर की वैल्यू -1 से छोटी भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर आर को मान लिया मैंने -2 और -2 की पावर इनफाइनाइट भी किया, तो ये बहुत बड़ा नंबर देगा। -2 की पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है? बहुत बड़ा, या तो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा होगा या फिर प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, तब भी आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, n अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो r की वैल्यू है जो वो -1 से के बीच में ही हो सकती है। उसका रीजन मैंने बता दिया, r अगर 1 से बड़ा है तब भी आंसर इन्फिनिटी, r की वैल्यू अगर -1 से छोटी है तब भी इन्फिनिटी। पर अगर r -1, देखो r1 तो हो ही नहीं सकता, r1 लेंगे तो ये फॉर्मूला बिगड़ ही जाएगा। और साथ में देखो r अगर -1 से 1 के बीच में है, अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे माइनस मान लो प्लस हाफ है, r की वैल्यू हाफ है और n इन्फिनिटी है, हाफ की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ हो जाएगा, तो ये लगभग जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो r की पावर n जो टर्म है, ये r की पावर n जो टर्म है, ये लगभग कितनी हो जाएगी? 0। जब r की -1 से 1 के बीच में है तो r तो बहुत छोटा है, और उस बहुत छोटे की पावर इनफाइनाइट माने वो 0, तो r की पावर n तो टेंड कर जाएगी 0 के पास। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये वाला, देखो जैसी r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो -1 से 1 के बीच में है तो इसकी पावर इनफाइनाइट r की पावर n को कहाँ पे ले जाएगी? r की पावर n को ले जाएगी 0 पर, तो r की पावर n 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बचेगा? a/1 - r। अब बताओ समझ आया ये? सिंस जो नहीं डाउट ले सकते हो, तुम लिखो, डाउट लिखो इसके ऊपर, मैं कवर करूंगा उसको भी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो आप, हर क्लास के बाद मैं बोलते ही हूँ व्हाट्सएप कर दो अपने डाउट, मैं रिस्पॉन्स दे ही देता हूँ। अब ये बताओ, ये फॉर्मूले समझ आए, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा, एक बार चैट में बताओ फटाफट। तो आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी तो r की पावर n इनफाइनाइट पे जाएगा और आंसर इनफाइनाइट देने लग जाएगा, तो उसका आंसर आप इनफाइनाइट लिख दोगे और कभी पूछेगा ही नहीं वो। ठीक, अब हाइलाइट्स ऑफ जीपी, कि जी वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं तो क्या होता है? देखो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या? if a gp is multiplied or divided by a constant then the resulting sequence is gp। मान लो एक जीपी दिया हुआ है 2 4 8 16, ठीक, मान लो मैंने इस पूरे को 3 से अप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा? 6 12 24 48। ठीक, अभी भी क्या है, ये जीपी में ये कॉमन रेशियो सेम है, इसकी कॉमन रेशियो कितनी है? 2, ये भी 2, ये भी 2। मैंने पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया था? 3 से, तो क्या आया था? 6, 12/6, 24/2, 24/12 भी 2, 48/24 भी 2, तो इसकी कॉमन रेशियो भी सेम। तो अगर एक जीपी को आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आता है वो भी जीपी में ही होता है और कॉमन रेशियो भी सेम रहती है। पर हाँ, जीपी जरूर बदल जाती है, ये जीपी ये वाली थी, अब ये वाली है, जीपी बदल जाएगी पर कॉमन रेशियो सेम रहेगी। ठीक, उसके बाद जैसे एपी में बोला था कि 3 टर्म्स एपी की लेट करते हैं तो a - d, a प्लस d, उसका फायदा कहाँ पर होता था? जब सम करना होता था, सम करना होता था तो क्या होता था? a - d, a और a प्लस डी को ऐड करता हूँ तो डायरेक्ट a की वैल्यू आ जाती है। ठीक? अगर सम दिया होता था तो a की वैल्यू आ जाती थी, दैट इज सेकंड टर्म की वैल्यू आ जाती थी। ऐसी कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी के अंदर कोई 3 लेनी हो तो क्या करो? पहली को मान लो a/r, अगली को मान लो a, अगली को मान लो a/r, ये तो होगी 3 टर्म्स की बात। अगर 4 की बात करता है तो क्या कर लोगे? एपी में बोला था तो a - 3d, a - d, a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे ही इसको लेट कर लोगे आप जीपी को भी, अगर 4 टर्म लेट करनी हो। ठीक है, नेक्स्ट एबीसी आर इन जीपी, अगर एबीसी जीपी में है, 3 नंबर है जैसे ए बी सी, 3 टर्म्स जीपी में है, तो इसकी रेशियो इसके साथ रेशियो सेम होनी चाहिए, b/a इक्वल्स c/b, तो इसे सोल्व किया तो b² = ac। अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर पहले और आखिरी वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक,
नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 14 करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो एक बार। सिंस जूनी क्या नहीं समझ आया, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया जूनी भाई? अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव जीपी इज 19। जीपी के कोई 3 नंबर हैं जो कि कंसेक्यूटिव हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इन तीनों का सम है 19 और देयर प्रोडक्ट इज 216। प्रोडक्ट है 216। आपको क्या निकालना है, एन टर्म्स का सम, जर्नल टर्म और इनफाइनाइट टर्म्स का सम। एक जीपी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दी है कि वो जो 3 नंबर्स हैं उसका सम भी दिया है, उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट भी दिया है। तो आपको एस एन निकालना है, मतलब एन टर्म्स का सम, फिर क्या निकालना है, टी एन, जैसे एन टर्म, एनथ टर्म का एक्सप्रेशन, फिर क्या निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे उसका सम निकालना है। ये 3 चीजें करना पड़ेगा। जोनी सिंस समझ आया क्वेश्चन? और भाई अपना नाम बताओ भाई, अपने नाम से आओ। नाम ठीक नहीं है तुम्हारा, नाम को ओरिजिनल लाओ, मैं सोल्व कराता हूँ। देखो प्रोसेस तो आपको पता लगेगी वैसे। देखो मैंने क्या किया, 3 नंबर मान लिए जीपी में, मैंने आपको बताया ही था अगर 3 नंबर की बात करते हैं जीपी में तो ए बाय आर, ए और ए इंटू आर, किसी का रिस्पॉन्स आया। एस इन्फिनिटी किसी का आया है 18, तान्या का 18 आया है। एस इन्फिनिटी चेक करते, वृद्धि की ए की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन तो ठीक है, ये तो सम दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये प्रोडक्ट लगा दिया मैंने, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है, ठीक है। तो ए क्यूब कितना आ गया, 216। इसको सोल्व किया तो आ गया ए इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ए 6 आ गया। ए क्या होगी आपकी, पहली टर्म नहीं होगी, क्या होगी, सेकंड होगी, क्योंकि हमने जीपी कैसा लेट किया है, ए बाय आर, ए और ए इंटू आर। तो ध्यान रखना अपनी सेकंड टर्म आ गई है, पहली तीसरी नहीं आई, सेकंड आ गई, ठीक। किसी और का भी रिस्पॉन्स आया चैट पे, 28.5 आया किसी का आंसर, चेक करते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। अब क्या होगा, इस ए की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, आर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चेक करते हैं क्वाड्रेटिक बनती है तो क्या आता है, ये देखो क्वाड्रेटिक बन गई अपनी, ये क्वाड्रेटिक बनी। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व किया, पूरा सोल्व तो कर ही दोगे आप, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/3, आ जाएगी आर की वैल्यू 3/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, आर की वैल्यूज आई है 2, ये वाली वैल्यूज आई है ग्रेटर देन 1। अब सब मेरे को सुनो, अब मत करो, अब इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। ए की वैल्यू आ चुकी है 6, आर की वैल्यू आई 2, एक आई आर 3/2, एक आया 2/3, एक है लेस देन 1। अब मुझे एस एन टी एन लिखने के लिए तो क्या चाहिए होता है, टी एन लिखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, टी एन लिखने के लिए चाहिए होता है ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। मेरे पास ए का फॉर्मूला, ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आर की 2 वैल्यूज आई हुई है, तो 2 टी एन की एक्सप्रेशन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसमें भी ए आ चुका हुआ है, आर आ चुका हुआ है, चैट पे किसी का मैसेज, ठीक। अब यहाँ से ए की वैल्यू आ चुकी है, आर की 2 डिफरेंट वैल्यू आई है, तो एस एन की भी 2 वैल्यूज आएंगी, 2 एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अब मेन चीज है एस इन्फिनिटी। अब एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला तो होता है ए अपॉन 1 - r, और कंडीशन होती है कि r की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए। अब r आए हैं 2, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब ये वाला तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो इस वाला को उठाएंगे और इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और इस a को भी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो जर्नल टर्म के तो 2 आंसर आए, टी आर टी एस इन्फिनिटी निकालने के लिए आर को 2/3 यूज किया, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई 27। कुछ लोगों ने 27 आंसर लिखा था चैट पे, बिल्कुल ठीक है वो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखो, फाइंड द सम
फाइंड दी सम, ये वाला, ठीक। कह रहे पहली टर्म है 9, दूसरी है 99, तीसरी है 999 और एन टर्म देखो, पहली टर्म में एन 9 कितनी बार आ रहा है, एक बार। दूसरी में 9 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तीसरी में कितना आ रहा है, 3 बार। चौथी में कितना आ रहा है, सॉरी nth में कितनी बार आ रहा है, n बार। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका क्या है, पहले तो जो 9 है वो सभी का मल्टीपल है, मतलब 9 सभी का फैक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर जो 9 है वो हर एक टर्म का फैक्टर है। पहला स्टेप ये होगा, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या करो, क्वेश्चन ये भी बनता है फिर कई बार 5 प्लस 55 प्लस 555, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है फिर वो, ठीक। इसमें क्या आएगा, कॉमन 5 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या आ रहा है 9 कॉमन आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, कभी भी ऐसी क्वेश्चन देखोगे जो सा भी कॉमन मल्टीपल है उसको बाहर निकाल दो, ठीक। मैंने 9 को कॉमन निकाल दिया बाहर। 9 को कॉमन निकाल सकते थे और एक दूसरा तरीका भी है, एक तरीका ये वाला भी है, 9 वाला भी ठीक था, एक 9 कॉमन सेपरेट 11 में, वो भी ठीक है। देखो एक तरीका तो वो है जो आपको मैंने बताया, उससे भी कराता हूँ मैं भी क्वेश्चन। एक और तरीका देख लो, इस 9 को क्या लिख सकते हो डायरेक्टली 10 - 1, इस 99 को लिख सकते हो -1, इस 999 को लिख सकते हो 10,000 -1। इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस 999 को क्या लिखा 10 की पावर 3 -1, इसको क्या लिखा 10 की पावर n -1, ठीक। होगा क्या, ये 10 को 100 को 1000 को 10 की पावर n को एक साथ क्लब कर, ये देखो एक क्लब कर दिया, ये 10 को 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 को 10 की पावर 10 को क्लब किया तो ये चीज बन गई, ठीक। अब एक 1 यहाँ से आ रहा है, एक 1 यहाँ से आ रहा है, एक 1 यहाँ से आ रहा है, एक 1 यहाँ से आ रहा है। टोटल टर्म्स कितनी थी, n टर्म्स थी, तो n की 1 कितनी बार आया, n टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -n, ठीक। ये हो जाएगा -n। और ये पहला वाला क्या बन गया, ये क्या बन गई, जीपी बन गई, जीपी, जीपी बन गई। ए पता है, आर पता है, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया और -n कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चैट पे देखें मैसेज। दूसरा तरीका वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 9 को कॉमन ले लिया, 9 के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111, वो एक ही बात है, ऐसे चलता जाएगा। फिर 1 को क्या लिखोगे, 1 ही लिखा रहने दोगे 1। 11 को क्या लिखोगे 10 + 1। फिर अगले को क्या लिखोगे 10 की पावर 2 + 1, 10 की पावर 2 + 1। फिर क्या होगा, इस क्लब कर लेना इसको, 10 को 10 की पावर 100 को 1 को, ये अलग से जीपी बनेगी और ये 1 अलग से आ रहे होंगे। इस पूरे को सोल्व कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। चैट पे बताओ बात समझ आई, यस और नो, दोनों तरीके। नेक्स्ट कह रहे फाइंड 4 सक्सेसिव इंटीग्रल terms of GP of which second term is smaller than the first by 35 and third term is larger than by 560, ठीक। अब ध्यान से देखो, एपी के अंदर सम दिया होता था 3 टर्म्स का, तो आप लेट करते थे -d a + d, तो ऐड करते थे तो d हट जाता था। अगर सम ना दिया हो तो कोई फायदा ही नहीं है a - d a + d ऐड करने का। अगर सम नहीं दिया तो ऐड करके इक्वल टू कुछ लिख ही नहीं पाओगे। अगर सम दिया होता है तब उस तरीके से लेट करो तो फायदा होता है। सिमिलरली जीपी के अंदर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर ar स्क्वायर, सॉरी ar, अगर 3 नंबर लेट करें, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है तभी फायदा है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, r से r कट जाएगा, तो a³ की वैल्यू है इक्वल टू समथिंग दिया होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। अगर प्रोडक्ट नहीं दिया तो ऐसे लेट करो, या फिर इस तरीके से लेट करो ar स्क्वायर तब भी बात ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर यही है, फाइंड 4 सक्सेसिव इंटीग्रल टर्म्स ऑफ जीपी of which second term is smaller than the first term by 5 and third term is larger than the fourth by 560। अब इसमें प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, प्रोडक्ट नहीं दिया तो सिंपल सा जीपी लेट कर लो आप अपने मर्जी वाला। कौन सा, पहली टर्म a मान लो, अगली ar मान लो, अगली ar स्क्वायर मान लो, अगली ar³ मान लो। इस क्वेश्चन को आप बहुत प्यार से कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा कि पहली और दूसरी का डिफरेंस 35 है, तीसरी और चौथी का डिफरेंस 560 है। इसको सोल्व करके एक इक्वेशन, इसको सोल्व करके दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व करके r की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू, और आपको क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जीपी की, मतलब जो भी सोल्व करके
आर और ए की वैल्यू इस तरीके से उठाओ कि जो जीपी बने उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो इंटीजर होनी चाहिए, नॉन इंटीग्रल टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, इसको ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो। इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है 15, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। जीपी की टोटल टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट है, तो पक्की बात है कॉमन रेशियो 1 और -1 के बीच में होगी। किसी का आंसर आया, आर की वैल्यू 2/3 आ रही है किसी की, देखते हैं। सभी करो भाई और क्वेश्चन को करें। देखो सिंपल सी बात है, इनबिल्ट जीपी दे रखी है, तो पहली एक जीपी मान लेते हैं ए, अगली टर्म ए आर, अगली टर्म ए आर स्क्वायर, और इनफाइनाइट आ रही है तो डॉट 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 लगा देता हूँ। किसी और का भी चैट का आंसर आया, पढ़ लेते हैं। तान्या का भी आर 2/3 आया है, देखते हैं। एक तो अपनी जे दे रखी है और इस जीपी का सम कितना दिया हुआ है? 15, ठीक। और दूसरा क्या बोल रखा है कि इस पूरी जीपी का स्क्वायर करो, तो पहली टर्म क्या? ए स्क्वायर, अगली कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, अगली आ जाएगी ए R4, ठीक। एक जीपी आ जाएगी, तो इस जीपी पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक। यही दे रखा है आपको, कितना? 15। अब इसके अंदर की टर्म कितनी है? ए स्क्वायर और 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी है इस बार? आर स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? 45, ठीक। 45। तो पहली इक्वेशन बन गई ये वाली और दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ध्यान से देखो, ये भी ए आर की टर्म्स में है, ये भी ए आर की टर्म्स में है। अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दूं तो आर की टर्म्स में बन जाएगी चीज। देखो एलिमिनेट करके ए और आर की वैल्यू लेके आनी है। अगर मैं इस इक्वेशन में स्क्वायर कर दूं, ऊपर ए का स्क्वायर बन जाएगा और इसको डिवाइड कर दूं तो ए स्क्वायर तो हट जाएगा, आर में बन जाएगी सारी बात। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि करना क्या, देखो करना क्या है वो यहाँ देखते हैं। ये देखो जो मैंने आपको बोला वही सब है। एस इन की पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन का कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर बन गया तो ये बन गया ये। अब पहली और दूसरी को डिवाइड किया, ये बन गई आर में इक्वेशन। जब ये आर में इक्वेशन बन गई तो सो किया तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई 2/3। ये आप लोग कर ही सकते हो, आर की वैल्यू 2/3, इसकी वजह से ए की वैल्यू आ गई 5। अब सीरीज निकालनी थी, सीरीज निकालना तो बहुत आसान काम है, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर क्यूब, ये सब निकल जाएगा। तो इस तरीके करते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनको दोबारा देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कहता है अगर ए बी सी जीपी में होते हैं तो log a log b log c किस में होते हैं? एपी में होते हैं, इसका याद रखना। सिमिलरली ए बी सी अगर ए होते हैं तो 10 की पावर a 10 की पावर b 10 की पावर c किस में होते हैं? जीपी में। इस नोट को आप लोग याद रखना, एग्जाम्पल लेके आप ट्राई कर सकते हो कि अगर ए बी सी जीपी में है तो log of a log of b log of c किस में होंगे? एपी में होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिक में। अच्छा जैसे मैंने आपको कहा था ना एक क्वेश्चन ये वाला, एक बार यहाँ पे फिर से देखो इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पे 7 को कॉमन लिया, 7 को कॉमन लिया तो 1 + 1 1 1 1 ऐसा बन गया। तो एक काम कर सकते हो, मैंने आपको क्वेश्चन कौन सा कराया था? 9 वाला कराया था ना, 9 9 9 999, इस तरीके से कराया था। आप हर क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने का तरीका, इसमें से 7 को अंदर के बच गया, ये बच गया, फिर क्या करा? 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 7/9 और ब्रैकेट में आ जाएगा ये। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाई दिया था, इसको सोल्व कर लो,
जो भी आंसर आएगा उसको 7/9 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना सा काम कर सकते हो आप लोग। बात आई समझ? किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उसको कॉमन लिया, 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, और इस सारे क्वेश्चन को तो मैंने आपको सोल्व करा ही दिया था। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ तो याद रख लो, और इस पूरे को 7/9 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है जो मीन, इसको पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या पढ़ा था? अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था कि दो नंबर्स के बीच में हम कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट करें जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बना वो एपी में बन जाए। ठीक, अब अरे ज्योमेट्रिक मीन में भी वही है। मान लो ए बी सी 3 नंबर है तो बी को बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर ए बी सी डी 4 नंबर है तो बी और सी को बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, अब क्या कह रहा है वो? इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये करना है। ठीक, तो पहला नंबर ए दिया हुआ है, दूसरा नंबर बी दिया हुआ है। ठीक, तो करना क्या है? एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, G1 G2 G3 अप टू Gn। ठीक, वो इस तरीके से करें कि पूरा का पूरा क्या बन जाए, जीपी के अंदर आ जाए। ये पूरा का पूरा किस में आ जाए? जीपी के अंदर आ जाए। ठीक बात है। अच्छा, एन को अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, एक तरीके एक्स्ट्रा टर्म है। एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, पर टोटल टर्म्स कितनी होगी अब? n+2। टोटल टर्म्स कितनी हो चुकी है अब? n+2। ठीक, अब मैं क्या कहता हूँ, मेरी जो b है, b किसके इक्वल होगा? a इंटू आर एन प्लस वन के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सी टर्म है? t n+2 के इक्वल है। t प्लस n2 किसके इक्वल होगा? a इंटू आर एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे n+2 है तो r की पावर 1 होती है। ठीक है, n+1, और ये किसके इक्वल होता है? ये भी। कैरी मिनाटी तुमने लेट एंट्री ली है भाई, लेट एंट्री ली है तो समझ कैसे आएगा? टाइम पे क्लास को ज्वाइन करो। अभी वीडियो लेक्चर आएगा तो दोबारा ध्यान से सुनना। अब a इंटू आर की पावर n+1 इज इक्वल टू बी को सोल्व करोगे तो आपकी r की वैल्यू आ जाएगी। r की वैल्यू क्या आई? b/a 1/n+1। कहने का मतलब a और b के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन होते हैं और पूरा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो जीपी में कहलाता है अगर, तो पहली टर्म तो a होगी, G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? AR, G2 की क्या हो जाएगी? AR स्क्वायर। b कौन सी टर्म है? Tn+2 वाली टर्म है, क्योंकि n तो जीपी वाली टर्म है, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें, a के पहले है ही तो n+1, ये n+2 पोजीशन पे आया, तो Tn+2 को लिख सकता हूँ AR n+1, और ये कितना दिया हुआ है? b। इसको सोल्व किया तो r की वैल्यू ये आ गई। तो कहने का मतलब a और b के बीच अगर आप n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो तो जो नया जीपी बनता है उसकी जो कॉमन रेशियो आती है उसको क्या लिखोगे? आखिरी टर्म b अपॉन पहली टर्म होल डिवाइडेड बाय 1/n+1। जैसे उसके अंदर d आया था, उसमें d कितना आया था? b माइनस a पहली माइनस आखिरी अपॉन n+1। इसमें r क्या आएगा? आखिरी अपॉन पहली की होल पावर 1/n+1। अब ध्यान से देखो, इंसर्ट 4 मीन बिटवीन 5 एंड 160। अब 5 और 160 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले तो r निकाल लो। r निकालने के लिए लास्ट अपॉन पहला की होल पावर 1/5 सोल्व किया तो 2, तो कॉमन रेशियो आ गई 2। अब क्या करना है आपको? तो 5 और 160 के बीच में क्या करने हैं? 4 नंबर डालने हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? इंटू 2, क्योंकि पहला नंबर क्या होगा? AR, अगला क्या होगा? AR स्क्वायर। इस हिसाब से करोगे, r की वैल्यू मैंने निकाल दी, a दिया तो 4 लिखने हैं, तो पहला कौन सा होगा ज्योमेट्रिक मीन? a इंटू आर। देखो पहला ज्योमेट्रिक मीन AR, अगला AR स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे बात बन जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वाली चीज इंपॉर्टेंट चीज है, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये चीज होती है। ठीक, इसका रीजन देखो, मतलब दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है a और दूसरा नंबर दे रखा है b। दोनों कंडीशन के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। a और b क्या होने चाहिए? दोनों नंबर
पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, अब क्या करना है, अरिथमेटिक मीन तो मैंने बताया था दो नंबर के बीच में क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। देखो a b और c, ये तीन b की वैल्यू क्या होती है, a प्लस, सॉरी ये नहीं, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास दो नंबर है a और b, इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन चाहिए तो वो क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। am इक्वल टू gm, कह रहा है कि दो नंबर है a और दूसरा नंबर है b। ठीक, तो दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई टू, मैं बताया ही था आपको। और दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, रूट ए बी। ठीक, तो कहता है क्या है कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो इसको याद रखना है। ठीक, कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालो और दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होता है हमेशा। इस कंडीशन के लिए जब दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव। इसका प्रूफ ये देखो, मैंने अगर एक चीज बोली, ये वाली चीज, अगर देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर किया, इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड लेके गया, तो ये चीज आ गई। ये चीज हमेशा ट्रू होती है, ये अगर ट्रू होती है तो मतलब ये जो चीज मैंने मानी है ये सही मानी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। इसका प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो ये हुआ, इसको मैं लेफ्ट साइड में ले गया, लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये चीज आ गई। अब लेफ्ट साइड देखो, एक नंबर का स्क्वायर है, अब एक नंबर का स्क्वायर 0 या उससे होता है, ये चीज हमेशा ट्रू होती है, मतलब ये जो मैंने माना था ये बिल्कुल ठीक माना था, क्योंकि इसको सोल्व करके मेरा ये आ गया। तो आपको कभी भी दो नंबर दिए जाए तो उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी या बराबर होगी। सर जीएम नॉट डिफाइंड होगा क्या अगर एक नंबर पॉजिटिव? आर्यन बिल्कुल सही बात, कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है, तो इसलिए हमेशा दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक, पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा क्लास के बाद। अच्छा, दूसरी चीज देखो, ए और बी बराबर हुआ, अगर ए और बी बराबर हुआ तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, बी की जगह ए लिखो, बी की जगह ए लिखोगे तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, ए, और राइट साइड में बी की जगह ए लिखो तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ए, तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं। अगर दो गिवन नंबर बराबर है, अगर दो गिवन नंबर बराबर है तो उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर ए और बी दोनों नेगेटिव लें तो नेगेटिव इज नॉट ग्रेटर देन पॉजिटिव। अगर दोनों नंबर नेगेटिव लोगे तो आपको बात ध्यान से सुनिए, देखो एक चीज याद रखनी है आपको, जो मीन होता है किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन कितना होगा, 2 प्लस 4 बाय कितना हो गया, 3। ठीक, 2 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन हुआ तो वो कितना आएगा, 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट। ठीक, ये भी जो वैल्यू आएगी √8, ये √8 भी क्या होगा आपका 2 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक, पर अगर मैं बोलता हूँ दो नंबर है -2 और -4, ठीक, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, -3, और इसका ज्योमेट्रिक मीन, अब ध्यान बात सुनना, अगर दो नंबर नेगेटिव है, देखो अगर दो नंबर पॉजिटिव है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन लिखा जाता है ए बी, √AB, और अगर दो नंबर नेगेटिव है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन लिखा जाता है -√AB। इस चीज को याद रखना। तो अगर ये दो नंबर नेगेटिव है -2 और -4, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, -√8, -√8। ठीक, अब बात याद रखो, यहाँ पे ये -2 है, ये -4 है, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना आया, -3, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कितना आया, -√8। ठीक, बात समझ आई, दोनों नंबर नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आता है, -√AB। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। एक बार चैट पे कोई रिस्पॉन्स मत दो, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मीन कोई भी हो, चाहे अरिथमेटिक मीन हो, चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे हार्मोनिक मीन हो, मीन एक ऐसी चीज है जो भी नंबर है उनके बीच में लाई करता है। जैसे मैंने 2 और 4 की बात की, 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन लिया तो कितना आया, 3, 2 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन लिया तो कितना आया, √8। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं 2 4 का अरिथमेटिक मीन निकालूं, ज्योमेट्रिक मीन निकालूं, इन दोनों के बीच में आना चाहिए।
सिमिलरली अगर मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है -2 और एक नंबर है -4, ठीक, इन दोनों का अरिथमेटिक में निकालूं, ज्योमेट्रिक में निकालूं तो क्या आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। देखो -2 और -4 का अरिथमेटिक निकालता हूँ, -2 और -4 का अरिथमेटिक में निकालता हूँ तो कितना आता है, -3। वो इसके बीच में आ रहा है साफ साफ, वो तो आपको दिख ही रहा है। अब ज्योमेट्रिक में निकालोगे, ज्योमेट्रिक में निकालते हुए क्या दिखेगा आपको कि रूट के अंदर -4 इंटू -2 हो रहा है, और ये कितना दे देगा आपको, √8। ये तो दिख रहा है आपको, इसलिए बाहर इसका क्या यूज किया जाता है, माइनस साइन यूज किया जाता है हमें, क्योंकि पता है दोनों नंबर नेगेटिव है तो एवरेज भी क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो इस खुद से बाहर एक माइनस का साइन यूज कर देते हैं ताकि ज्योमेट्रिक मीन भी -2 और -4 के बीच में आए। तो -2 और -4 के बीच में रह रहे हैं तो हमें सेंस समझनी है कि एवरेज किसके बीच में आएगी। तो आप ये चीज रखोगे भाई। जो बच्चे लेट सर जीएम फिर इस केस में भी बड़ा होगा। हाँ, अब चीज क्या हो जाएगी, उड़ेगी। अब a+b/2 की वैल्यू कितनी आई, -3, और उसकी कितनी आई, -√8। ठीक, तो अब जीएम बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है तो, क्योंकि -8 की वैल्यू -3 से बड़ी होती है, -√8 की वैल्यू -3 से बड़ी होती है, तो इस केस में चीज उल्टी हो जाएगी। बात आ गई समझ। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो इसलिए रिजल्ट क्या है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm व्हेन बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। और अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो केस उल्टा हो जाता है। यस और नो, चैट पे समझ आया। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो हम इसको यूज में ही नहीं लेते am gm को, तब ये बात वैलिड ही नहीं है। या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक, आगे बात समझ। ठीक, ये जो है फॉर्मूला -√ab, ये उसकी फिजिकल सेंस समझा रहा है कि नंबर लाइन के बीच में अगर मॉडुलस लगा दें तो हमेशा, अगर मॉडुलस लगा दोगे तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm। मॉडुलस लगाना तो मतलब दोनों नंबर को पॉजिटिव करना, दोनों नंबर पॉजिटिव कर ही दिए तो इसका मतलब बात तो सही है, पॉजिटिव तो am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो आज हम यहाँ तक थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कुछ दे दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए, आप ट्राई करना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास हो लगेंगी, सीक्वेंस सीरीज खत्म होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं।